खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दो 296 चुने हुए लोग, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र, 167 बैठकें। इस तरह भारत ने खुद को एक संविधान दिया। इतिहास में पहली बार धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा ये भूभाग एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। एबीपी न्यूज इस खास कार्यक्रम हमारा संविधान में भारत के संविधान का हर पहलू आपके सामने रखेगा। संविधान जो महज एक किताब नहीं है, भारत की आत्मा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। हमारी इस खास सीरीज का मकसद है कि देश का हर नागरिक इस सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को जान सके, इसके हर पन्ने में दर्ज अपने अधिकारों को सरल भाषा में समझ सके। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लेते हैं कि आखिर संविधान है क्या। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति देता है और उनका दायरा भी तय करता है। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान से तय होता है। संविधान के महत्व को समझने के लिए आप जरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से सरकार के फैसलों को बदले या रद्द किए जाने के मामलों को याद करें। कोर्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सरकार, संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी फैसला या कानून संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं हो सकता। मतलब देश में जो कुछ भी होगा संविधान के मुताबिक होगा। अब भारतीय संविधान के निर्माण की बात। दुनिया में जब से शासन व्यवस्था है तब से शासन के नियम तय किए जाते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में सामान्य लोगों की सभा और वरिष्ठ जनों की समिति के जरिए शासन प्रशासन के काम की व्यवस्था का जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी के साथ ही ऐतरेय ब्राह्मण, मनुस्मृति जैसे कई ग्रंथों में शासन की व्यवस्था, उसके अलग अलग अंगों के अधिकार जैसी बातों का ब्यौरा है। अशोक के शिलालेख भी एक तरह से शासन व्यवस्था का ही बखान करते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान ज्यादातर बड़े स्वतंत्रता सेनानी कानून के जानकार थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत में शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाने की जरूरत है। वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था के नियम तय करने के लिए भारत के लोगों की एक संविधान सभा का गठन हो। अंग्रेज सरकार इसके लिए सहमत नहीं थी। 1935 में अंग्रेजों ने इस मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, लेकिन कांग्रेस ने इसका यह कहकर विरोध किया कि इसे भारत के लोगों ने नहीं बनाया है। आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भारत की आजादी की संभावनाएं बढ़ने लगी, तब संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में पहले 389 चुने हुए सदस्य थे, जो देश के विभाजन के बाद 296 हो गए। ये सदस्य देश की अलग अलग असेंबली से चुनकर आए थे। जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनसे ही प्रतिनिधि चुने गए और प्रतिनिधि चुनकर एक संविधान सभा बनी और दिसंबर 1946 में उसकी पहली मीटिंग हुई। सत्ता का हस्तांतरण तब तक नहीं हुआ था, वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया था। सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे से संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने यह कहकर बहिष्कार किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा की कुल 165 दिन बैठकें हुई।
सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव थे। बीएन राव ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया। यूके, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका जाकर वहां के कानून के विद्वानों से विस्तृत चर्चा की। फिर अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर ये ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। राव की तरफ से तैयार ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। इस ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे गए। इसके आधार पर ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए। बदला हुआ ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया। फिर इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। अगले 1 साल तक संविधान निर्माताओं ने एक-एक प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। क्या रखना है, क्या नहीं, किस में बदलाव की जरूरत है। सभी बातों पर चर्चा और जरूरी बदलाव करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया। इस तरह से उसे भारत के संविधान का दर्जा मिल गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। वंदे मातरम को बराबर सम्मान के साथ राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में पूरी तरह लागू हो गया। बीएन राव ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। डॉक्टर अंबेडकर समेत संविधान सभा के कई और सदस्यों को भी दूसरे देशों की शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी। नतीजा रहा, अलग अलग देशों की व्यवस्था के ऐसे हिस्सों को संविधान में जगह देना जो भारत के लिए सही लगे। मसलन राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना अमेरिका से लिया गया। संसदीय चुनाव, संसद में 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था, केंद्रों को राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला संघीय ढांचा कनाडा से, और वेस्टमिंस्टर प्रणाली यानी संसद के लिए जवाबदेह मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। भारत के संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग रखे: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान सीरीज में हम तीनों अंगों पर बात करेंगे। शुरुआत कार्यपालिका से। कार्यपालिका को सरल शब्दों में सरकार भी कह सकते हैं, यानी व्यवस्था का वो हिस्सा जो असल में उसे चला रहा है। कार्यपालिका के अहम हिस्से हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। पहले बात राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का पद देश का सबसे ऊंचा और सम्मानित पद है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। सरकार की सारी शक्तियां उनमें निहित हैं। सारे आदेश उनकी तरफ से ही जारी किए जाते हैं। वो अपने मातहत अधिकारियों के जरिए शासन करते हैं। राष्ट्रपति सेना के सुप्रीम कमांडर हैं। वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। संसद का सत्र उनके आदेश पर बुलाया जाता है। कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद या किसी पार्टी को बहुमत न होने की स्थिति में लोकसभा को भंग करने का आदेश भी राष्ट्रपति जारी करते हैं। संसद से पास कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून कहलाता है। कुछ विधेयक तो ऐसे हैं जो उनकी मंजूरी के बिना संसद में पेश ही नहीं हो सकते, जैसे वित्त विधेयक। राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान के अनुसार एक संवैधानिक हेड का, संवैधानिक मुखिया का पद है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय से काम करता है। लेकिन संविधान में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का माना गया है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकते हैं। मतलब जब संसद कोई कानून पारित करने की स्थिति में न हो और कोई कदम उठाने की तुरंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करते हैं। इसका दर्जा कानून के बराबर होता है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है। तय समय सीमा के भीतर अध्यादेश को संसद से पास करवाना जरूरी है। फांसी या कोई और सजा पा चुके लोगों को माफी का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। माफी की अर्जी पर राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ये जरूर देख सकती है कि राष्ट्रपति ने फैसला लेते वक्त सभी तथ्यों को देखा या नहीं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी हैं। अनुच्छेद 352 के तहत वो पूरे देश या किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई हो तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहां की सरकार को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों पर चर्चा के बाद ये समझ लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख का तो है, लेकिन असली शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास हैं। अनुच्छेद 74 ये साफ कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक काम करते हैं, यानी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे विषय हैं जहां राष्ट्रपति खुद फैसला लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त करना है, ये फैसला राष्ट्रपति अपने विवेक से लेते हैं। अगर किसी पार्टी को साफ बहुमत न मिला हो तो राष्ट्रपति देखते हैं कि कौन सा नेता ऐसा है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिल सकता है। उस नेता को पीएम नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति उसे बहुमत साबित करने को कहते हैं। विश्वास मत खो चुका मंत्रिपरिषद अगर लोकसभा को भंग करने के लिए कहता है, उसकी मंशा दोबारा चुनाव की है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो ये देखते हैं कि क्या कोई और गठबंधन है जो स्थायी सरकार दे सकता है। सदन में विश्वास मत खो चुका मंत्रिपरिषद अगर खुद इस्तीफा न दे रहा हो तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव पर बात कर लेते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने ये विचार आया कि देश के सबसे बड़े पद के लिए सीधे जनता के मतदान से चुनाव क्या सही रहेगा? लेकिन संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति जनता की तरफ से सीधा चुना जाता है तो उसे सरकार की वास्तविक शक्तियों से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रपति के पद को सिर्फ संवैधानिक प्रमुख रखने का फैसला पहले ही लिया जा चुका था। ऐसे में तय हुआ कि अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक परिषद होती है, जिसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के चुने हुए सदस्य, वो सब उसके मेंबर होते हैं। और इस प्रकार प्रयास ये किया गया है कि राज्यों के प्रतिनिधि भी इलेक्टोरल कॉलेज का अंग हों। राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भरते वक्त एक उम्मीदवार के कम से कम 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक होने चाहिए। उसका अनुमोदन 100 सांसदों या विधायकों की तरफ से होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में हर वोट का मूल्य तय किया गया है। जो छोटे राज्य हैं, वहां के विधायकों के वोट का मूल्य बड़े राज्यों की तुलना में कम होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट का मूल्य विधायकों के वोट से अधिक होता है। राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए भी योग्यता और शर्तें हैं। 35 साल से अधिक उम्र का जो भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अगर वह केंद्र या राज्य सरकार या उससे जुड़ी संस्थाओं में किसी लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें अपवाद सिर्फ उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है।
सरकार के सबसे अहम हिस्से मंत्री परिषद और उसका नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री की बात। अनुच्छेद 74 में यह लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से काम करेंगे, यानी राष्ट्रपति अपनी तरफ से सीधे कोई कदम नहीं उठा सकते, उन्हें मंत्री परिषद की सलाह माननी होती है। मंत्री परिषद की अहमियत का पता इस बात से भी चलता है कि राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था संविधान में है, लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति शासन की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के काम करने के लिए मंत्रिमंडल का होना जरूरी है। यही वजह है कि जब कोई सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है, तब भी राष्ट्रपति उसे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक तरीके से काम करते रहने को कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सलाह लिए कोई आदेश देते हैं तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। संविधान के 44वें संशोधन में ये बात जोड़ी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की किसी सलाह से आश्वस्त न हो तो उसे दोबारा विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं, लेकिन अगर वही सलाह मंत्रिमंडल फिर से भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे मानना होगा। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति है, लेकिन उस पर राइडर ये है कि वो कैबिनेट की राय पर ही कार्य करता है। कैबिनेट राष्ट्रपति को जो सलाह देती है उसे गोपनीय माना जाता है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। अदालत भी उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, उसे पेश करने का आदेश नहीं दे सकती। कैबिनेट के फैसले या राष्ट्रपति को भेजी सलाह कोर्ट में तभी रखी जाती है जब सरकार खुद उसे रखना चाहे। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा पर काम करता है। जो फैसले लिए जाते हैं वो पूरे मंत्रिमंडल के साझा फैसले होते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की इसी अवधारणा के तहत संसद में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऐसा प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ रखा जाता है। उसी तरह मंत्री सरकार के फैसलों से बंधे होते हैं। ये उम्मीद की जाती है कि सरकार के फैसलों पर सारे मंत्री एक स्वर में बात करेंगे। अगर कोई मंत्री किसी फैसले से सहमत नहीं है, उसके खिलाफ बोलना चाहता है, तो उसे पहले अपना पद छोड़ना होगा। अब बात प्रधानमंत्री की। भारत में सबसे ताकतवर पद प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री यानी वो व्यक्ति जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है। ये एक ऐसा पद है जो सरकार पर भी नियंत्रण रखता है और संसद पर भी। मंत्रिमंडल के सभी मंत्री प्रधानमंत्री के कहने पर नियुक्त किए जाते हैं। वही सभी मंत्रियों को विभाग और काम देते हैं। प्रधानमंत्री जब चाहे मंत्रियों के विभाग में बदलाव कर सकते हैं, किसी मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं। इस्तीफा न देने की स्थिति में राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने को भी कह सकते हैं। राष्ट्र संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की एडवाइस पर ही काम करेंगे। लेकिन संविधान राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां देता है, जिसमें एक शक्ति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की भी है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त करने की आशा हो। प्रधानमंत्री के पद की अहमियत को समझने के लिए हम अब तक सरकार के बारे में की गई चर्चा को संक्षेप में देखते हैं। हम देख चुके हैं कि देश में हर फैसला राष्ट्रपति की मंजूरी से लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं ले सकते। उन्हें मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक ही फैसला लेना होता है और मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, यानी असली फैसले प्रधानमंत्री के होते हैं। मंत्री परिषद के जरिए राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति उन पर मुहर लगाने की औपचारिकता पूरी करते हैं। भारत की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है विधायिका, यानी लेजिस्लेचर। भारत को संसदीय लोकतंत्र माना गया है। ऐसे में विधायिका
यानी संसद की अहमियत को समझा जा सकता है, जैसा कि नाम ही से जाहिर है। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण काम है कानून बनाना। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन का भी अधिकार हासिल है। संसद का एक बेहद अहम काम है सरकार पर नियंत्रण रखना। दरअसल संविधान में बिल्कुल साफ किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। वैसे भी सरकार जो कानून बनाना चाहती है या फैसला लेना चाहती है, उसके लिए संसद की सहमति जरूरी है। संसद में अलग अलग पार्टियों से आने वाले जनप्रतिनिधि इस पर नजर रखते हैं कि सरकार निरंकुश न हो जाए, उसकी नीतियां जनहित और देशहित में हों। संविधान में कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, मंत्रिपरिषद, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसके मायने पूरी मंत्रिपरिषद और हर एक मंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रक्रियात्मक उपाय किए गए हैं। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो सदन के सामने जनता की समस्याएं लाते हैं और मंत्रियों को उनका जवाब देना होता है। संसद वित्तीय मामलों पर भी नियंत्रण रखती है। अगर सरकार टैक्स या राजस्व से जुड़े प्रावधानों में कोई बदलाव करना चाहती है तो इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। विधायिका यानी संसद के 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी हाँ, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में राष्ट्रपति को संसद का भी एक हिस्सा माना जाता है। इसका कारण ये है कि भले ही राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य न हो, लेकिन उन्हीं के आदेश पर सदन की बैठक बुलाई जाती है। किसी भी सदन का सत्र खत्म करने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद या किसी भी पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत न होने की स्थिति में उसे भंग करने का आदेश भी राष्ट्रपति देते हैं। संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी होता है। संसद से पास हर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उनकी मुहर लगने के बाद ही उसे कानून का दर्जा मिलता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। वो चाहे तो किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं। संसद के 2 सदनों में उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा को। जैसा कि नाम से जाहिर है, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यों की सभा है। इसके सदस्य राज्य से चुने जाते हैं। चुने हुए विधायक मतदान के जरिए संसद में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य को चुनते हैं। हर स्टेट के गार्जियन के रूप में काम करता है। राज्यसभा जो कि लोकसभा से यदि जल्दी में कोई बिल पास हो जाता है तो उससे अच्छी तरह से स्क्रूटनी करता है ताकि हम गलत जो है बिल पास न करें। इसलिए राज्यसभा जो है ये परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा की खासियत है कि ये स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल हमेशा रहता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। इस तरह राज्यसभा काम करती रहती है। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सांसद वोटिंग के जरिए करते हैं। संविधान की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा को भले ही निचला सदन कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र की असली शक्ति इसी सदन में निहित है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा के सदस्य सीधे नागरिकों के मतदान से चुने जाते हैं। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी सदस्यों की संख्या 545 ही रखी गई है। जिस राज्य की आबादी ज्यादा है वहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या भी ज्यादा है। फिलहाल सीटों की संख्या तय करने के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। सीटों की यही संख्या 2026 तक रहेगी। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए।
जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। चुनाव वही लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसका किसी विदेशी सरकार के साथ कोई संबंध न हो, जो दिवालिया या मानसिक रोगी ना हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। चुनाव लड़ने के लिए जरूरी योग्यता ये भी है कि वो व्यक्ति किसी कानून के तहत संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य करार न दिया गया हो। अगर कोई संसद सदस्य आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के चलते अयोग्य हो गया है तो उसे सदन से बाहर करने का फैसला चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेते हैं। लेकिन अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी के खिलाफ गतिविधि के लिए दोषी पाया जाता है तो दल बदल कानून के तहत उसकी योग्यता पर फैसला लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति लेते हैं। संसद पर चर्चा को विराम देने से पहले विशेषाधिकार के बारे में जान लेना जरूरी है। आपने कई बार सुना होगा कि सांसदों के विशेषाधिकार होते हैं। अगर उनका हनन किया जाए तो संसद कार्रवाई कर सकती है। ये विशेषाधिकार इसलिए रखे गए हैं ताकि सांसदों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद मिल सके। इनका मकसद सांसदों को आम लोगों से अलग कोई विशेष दर्जा देना नहीं है। संसद में सांसद की कोई भी गतिविधि या भाषण विशेषाधिकार के दायरे में आते हैं। इसके लिए उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के बाहर भी किसी सांसद को उसकी जिम्मेदारी निभाने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई सांसद के काम में बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ संसद के विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है। कानून बनाने वाली विधायिका और उसे लागू करने वाली कार्यपालिका के बाद चर्चा न्यायपालिका की। न्यायपालिका का काम लोगों को न्याय देना है। यह देखना है कि देश में सब कुछ कानून और संविधान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। साथ ही न्यायपालिका यह भी देखती है कि जो कानून बनाया गया है वो संविधान के मुताबिक सही है या नहीं। न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जिक्र है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 35 है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और शक्तियों पर चर्चा से पहले बात जजों की नियुक्ति की। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124(2) में लिखा है कि जज की नियुक्ति चीफ जस्टिस से विचार विमर्श के बाद होगी। पहले नियुक्ति में सरकार की भूमिका ज्यादा थी। तब चीफ जस्टिस से विचार विमर्श के प्रावधान को औपचारिकता की तरह देखा जाता था। 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को बदल दिया। अनुच्छेद 124(2) की व्याख्या इस तरह से की गई कि चीफ जस्टिस से सलाह लेना कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि उनकी सलाह मानना सरकार के लिए बाध्यकारी है। इस फैसले के बाद से जजों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निर्णायक हो गई। फैसले में इस बात का ध्यान रखा गया कि भविष्य में चीफ जस्टिस मनमाने तरीके से नियुक्ति न कर सके। इसलिए यह लिखा गया कि चीफ जस्टिस वरिष्ठतम जजों से सलाह कर जजों का चयन करेंगे। अब जजों का चयन चीफ जस्टिस और 4 जजों की समिति करती है। उसे कॉलेजियम कहते हैं। अब बात सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और शक्तियों की। सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, आदेश और फैसलों का रिकॉर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसे भविष्य में किसी भी अदालत में बतौर सबूत या बतौर उदाहरण रखा जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए किसी को भी सजा देने का अधिकार है। अगर मामलों की सुनवाई से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करें तो इसके 3 हिस्से हैं। मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और सलाहकार की भूमिका मतलब एडवाइजरी रोल। मूल क्षेत्राधिकार: अगर विवाद 2 राज्यों के बीच हो, किसी राज्य या राज्यों का केंद्र सरकार के साथ विवाद हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। अनुच्छेद 139(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है
कि अगर एक जैसा ही मामला अलग अलग हाईकोर्ट में चल रहा हो तो वो उन सभी मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। किसी मामले में हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। अनुच्छेद 132 से 134 के बीच इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने ही दिए फैसले पर पुनर्विचार का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करें तो ये बहुत विस्तृत मालूम पड़ती है। जैसे अनुच्छेद 141 के तहत जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट सही करार देता है वो पूरे देश में लागू होती है। उसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को असंवैधानिक करार देता है तो उसके आधार पर देश की किसी भी अदालत में आगे कोई सुनवाई नहीं हो सकती। 141 में जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है, लेकिन 141 में सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो लॉ डिक्लेयर करता है, वो सबके लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति हासिल है कि वो न्याय के हित में जो आदेश जरूरी समझे वो दे। इसमें साफ किया गया है कि तकनीकी रूप से बाधक बनने वाला कोई भी कानूनी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के इस्तेमाल में आड़े नहीं आ सकता। अनुच्छेद 144 में लिखा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और उनके तमाम विभाग, अधिकारी, कर्मचारी और सभी अदालतें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन के लिए उसके मातहत आती हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। कोर्ट सरकार की तरफ से बनाए गए किसी भी कानून या आदेश या कार्रवाई को संविधान की कसौटी पर कसता है। ये देखता है कि उसके फैसले या कानून से नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कानून को हरी झंडी देने या निरस्त करार देने का आदेश दे सकता है। संविधान में संसद की तरफ से किए गए संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर रद्द घोषित कर सकता है कि वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। प्रक्रिया का पालन। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि सरकार के किसी भी फैसले में या कानून बनाने के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। इसमें कमी पाए जाने पर कोर्ट सरकार के फैसले या कानून को रद्द घोषित कर सकता है। जनहित याचिका। नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर सकता है। अपने पास भेजी गई किसी चिट्ठी को भी कोर्ट याचिका में तब्दील कर उस पर सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 214 और 231 में लिखा है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। हालांकि हर राज्य का अलग से हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है। छोटे राज्यों की स्थिति में किसी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकता है। हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों के ऊपर होता है। उसे न्याय के हित में फैसले लेने का अधिकार है। हाई कोर्ट को यह अधिकार हासिल है कि वो गलत तरीके से दर्ज किए गए एफआईआर को रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रह रहा कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन या किसी दूसरे अधिकार के हनन की स्थिति में सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हाईकोर्ट न्याय के हित में जरूरी आदेश जारी करने का अधिकार रखता है। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बाद अगर कोई प्रक्रिया को लेकर शिकायत करना चाहता है तो इसके लिए चुनाव याचिका सीधे हाईकोर्ट में दाखिल होती है। शुरू में जब संविधान सभा आजाद भारत के लिए व्यवस्था तय करने बैठी तब उसके सामने ज्यादा शक्तिशाली राज्यों वाला एक संघीय राष्ट्र बनाने का विचार था, क्योंकि मुस्लिम लीग केंद्र की जगह राज्यों को ज्यादा शक्ति देने की मांग करता था। तभी परिस्थितियां बदली। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने की जरूरत खत्म हो गई। 5 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान सामने आया, जिसमें धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन को मंजूरी दी गई थी। देश का विभाजन तय हो जाने के बाद संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों के एक ऐसे संघ की शक्ल दी जिसमें केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली रखा गया। आगे हम सिलसिलेवार तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान
संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जो केंद्र को अधिक पावर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनुच्छेद 3 किसी राज्य के टेरिटरी को बढ़ाना, घटाना, इस पर कानून की रचना का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। किसी राज्य में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। पहले बात केंद्र और राज्य को मिली विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्तियों की। इन शक्तियों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच है। कानूनों को 3 सूची में बांटा गया है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय या केंद्रीय सूची के तहत 98 क्षेत्र आते हैं। इनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। रक्षा, विदेश नीति, दूरसंचार, रेलवे, एयरलाइंस, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी, अंतरिक्ष विज्ञान समेत बहुत सारे अहम विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य सूची में 61 विषय आते हैं। इन पर राज्य सरकार की पहल पर वहां की विधानसभा कानून बनाती है। इनमें भूमि सुधार, आबकारी, बिजली जैसे विषय आते हैं। वैसे तो इन विषयों पर कानून बनाना राज्य विधानसभा का विशेषाधिकार है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद भी इन पर कानून बना सकता है। ज्यादातर मामलों में संसद से पास राज्य सूची के विषय वाले कानून को एक सीमित अवधि के लिए लागू किया जाता है। समवर्ती सूची में वो मामले आते हैं जिन पर संसद और विधानसभा दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। इस तरह के कुल 52 विषय होते हैं। अगर संसद और किसी राज्य की विधानसभा दोनों एक ही विषय पर अलग अलग कानून बना दें तो संसद के बने कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। संसद का बनाया कानून ही लागू होगा। विशेष परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति राज्य के बने कानून को मंजूरी देते हैं तो वो कानून संबंधित राज्य में लागू हो सकता है। 249, 250, 252, 53। 249 क्या है? राष्ट्रहित में, लेकिन टेम्पोररी लॉ है, राज्यसभा बनाती है, 1 साल के लिए रहता है। लेकिन राज्य भी उसमें विधि बना सकता है, संसद भी विधि बना सकता है। ठीक है। उसके बाद 252 है, दो राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करें तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। 253 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे WHO हो, ILO के द्वारा लिए गए निर्णय को भी सरकार, उसके लिए संसद कानून बना सकती है और वो कानून पूरे देश में लागू होगा और राज्य, भले ही वो विषय राज्य सूची में हो। अब राज्यों पर केंद्र की निगरानी और नियंत्रण का सबसे बड़ा उदाहरण, संविधान में हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का पद रखा गया है जो उस राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। वो समय समय पर केंद्र को रिपोर्ट भेजते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राज्य के कामकाज की समीक्षा करती है और जरूरी कदम उठाती है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच जहां केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, वहीं उल्लेख है अनुच्छेद 355 और 356 का। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी तय करता है कि वो किसी भी राज्य को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था से बचाए। साथ ही केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी भी तय की गई है कि वो सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के दायरे में काम कर रही है। अगर किसी राज्य में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति हो तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। उसी तरह से राज्यपाल की रिपोर्ट अगर राज्य में संवैधानिक ढांचे के चरमरा जाने की बात कहती है तो केंद्र सरकार उस पर संज्ञान ले सकती है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में सत्ता चला रही सरकार को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत लागू राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी मिलना भी जरूरी होता है। अगर संसद से राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो सरकार को उसे हटाना पड़ता है। अनुच्छेद 356 के तहत लगने वाला जो राष्ट्रपति शासन है वो एक बार में 6 महीने तक के लिए ही लग सकता है। विशेष परिस्थितियों में अगर उसे विस्तार देना जरूरी हो तब भी इसकी अधिकतम अवधि 3 साल तक की होती है। पंजाब में आतंकवाद के दिनों में
61वां संविधान संशोधन करके वहां पर 5 साल तक के लिए राष्ट्रपति शासन जारी रखा गया था। भारत की विशालता और विविधता के चलते कुछ विषयों पर संविधान निर्माताओं को बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ा। उनमें से एक है भाषा। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 50 भाषाओं में से 13 भारत से है? हर भाषा को बोलने वाले करोड़ों लोग हैं। कई भाषाओं वाले भारत में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी को केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। साथ ही जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनके लिए भी उचित सम्मान की व्यवस्था की गई। एबीपी न्यूज की संविधान सीरीज में अब बात भाषा से जुड़े प्रावधानों की। भाषा को लेकर मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करने से पहले बात अनुच्छेद 29 और 30 की। संविधान सीरीज में हम पहले ये देख चुके हैं कि ये दोनों अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। इनमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात कही गई है। यह साफ लिखा है कि अल्पसंख्यक का अर्थ सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि भाषाई अल्पसंख्यक भी है। अगर किसी क्षेत्र में किसी भाषा के बोलने वाले अल्पसंख्यक हों, तो वो अपनी भाषा के संरक्षण के लिए स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद के कामकाज की भाषा पर चर्चा की गई है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी को संसदीय कामकाज की भाषा कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई सांसद अपनी बात हिंदी या अंग्रेजी में रख पाने में सक्षम नहीं है, तो सभापति उसे उसकी मातृभाषा में बात रखने की अनुमति देंगे। उसके भाषण का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद बाकी सांसदों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 210 में राज्य विधानसभा की भाषा का जिक्र है। इसमें लिखा गया है कि विधानसभा के कामकाज की भाषा उस राज्य की आधिकारिक भाषा या हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। मतलब राज्य में जो भाषा प्रमुखता से बोली जाती है, उसे वहां वही दर्जा दिया जाएगा जो केंद्रीय स्तर पर हिंदी का है। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। दरअसल जब संविधान निर्माता भाषाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा रखी जाए। बहुत से संविधान निर्माता हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे, लेकिन इसे लेकर विवाद हो रहा था। ऐसे में काफी चर्चा के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के मुताबिक देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। इसमें न्यूमेरल्स यानी गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाली संख्या का प्रयोग हिंदी में होगा, लेकिन उसे लिखने का स्वरूप वही होगा जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता है। मतलब आधिकारिक रूप से हम 1 2 3 4 की बजाय 1 2 3 4 बोलते हैं, लेकिन उसे लिखा उस स्वरूप में नहीं जाता जो देवनागरी लिपि का स्वरूप है। उसे अंतरराष्ट्रीय रूप से लिखे जाने वाले स्वरूप में ही लिखा जाता है। संविधान में यह भी लिखा गया है कि अंग्रेजी 15 साल तक आधिकारिक भाषा का दर्जा रखेगी। इसके बाद संसद की इजाजत से यह दर्जा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 345 में राज्यों की आधिकारिक भाषा पर चर्चा की गई है। इसके मुताबिक किसी राज्य की विधानसभा वहां बोली जाने वाली एक या एक से ज्यादा भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे सकती है। वहां सरकारी कामकाज उस भाषा में किया जा सकता है। हालांकि जब राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ संवाद करना हो, तो ऐसा उसी भाषा में हो सकता है जिसे केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा माना गया है। अनुच्छेद 348 में उच्च अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ कानून, अध्यादेश वगैरह की भाषा का जिक्र है। लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। केंद्र और राज्य के स्तर पर आधिकारिक भाषाओं को दर्जा देने के बावजूद संविधान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसके चलते सामान्य नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 350 में यह लिखा गया है कि कोई व्यक्ति
अपनी किसी समस्या के निवारण के लिए भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में सरकार के किसी विभाग या पुलिस को आवेदन दे सकता है। उसका आवेदन लेने से कोई भी विभाग यह कहकर मना नहीं कर सकता कि उसे जिस भाषा में लिखा गया है वो आधिकारिक भाषा नहीं है। भाषा पर चर्चा को विराम देने से पहले आखिरी बात संविधान की 8वीं अनुसूची की। इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दिया गया है। ये भाषाएं हैं असमीज, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भाषा से जुड़े प्रावधानों को देखने पर साफ हो जाता है कि संविधान में देश की हर भाषा को पूरा सम्मान दिया गया है। हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे देश भारत को महानतम बनाता है। 70 साल पहले 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में हमारा संविधान पारित हुआ। आज हम गर्व से इस दिन को संविधान दिवस के नाम से मनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एबीपी न्यूज की इस खास सीरीज के जरिए भारत का एक आम नागरिक भी संविधान के पहलुओं को जान और समझ पाया होगा। अगर आम नागरिक मजबूत होगा तो इससे हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। जय हिंद।